अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पी टाइम टीवी। मैं हूं सैयद मेहदी हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का पीपी 22 में और यहाँ पे मियाँ उस्मान खालिद साहब हैं जो कि एक आज़ाद कैंडिडेट हैं और जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड रखते हैं पॉलिटिक्स में, अपने बुज़ुर्गों से लेके और स्टिल अभी तक। तो ये फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास ऐसा क्या लाएअमल है आवाम की फलाह बहबूद के लिए और इलाके के मसाइल के हवाले से। जी उस्मान साहब। ये अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा जो पॉलिटिक्स में आने का मेन मकसद था वो सिर्फ एक ही है कि आप जैसा कि जानते हैं कि चकवाल के अंदर सियासत चंद हाथों तक महदूद हो चुकी है और पार्टियां बदलती रहती हैं पर सियासत नहीं बदल रही। इस टाइम पे तीनों पार्टियों की हुकूमत रही। मेरा जनाब ताल्लुक़ जो है वो तहरीक इंसाफ से ही है। मैंने NA-120 में मियाँ नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जो पूरी कैंपेन थी, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, तो उसमें हमने फ्रंट लाइन पे काम किया। पर किसी वजह से चीज़ें हाई मैनेजमेंट के सामने या जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने नहीं आ सकती, तो मुझे टिकट नहीं दिया गया। और जब मुझे ये टिकट नहीं दिया गया तो पहला मसला तो मेरे पास यही था कि इस टाइम पे जो पार्टी के हालात बने हुए हैं इसमें हमें ये जानना और किसी के सामने एहतजाज करना या किसी से बात करना समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि पार्टी थ्रू सिंगल वेबसाइट चल रही है। आई वॉज शॉक्ड जब मुझे ये पता चला कि एक ऐसे बंदे को यहाँ पे टिकट अनाउंस कर दिया गया जिसका इस हल्के से ताल्लुक़ ही नहीं है। मुल्तान खुर्द से उन साहब का ताल्लुक़ है। सियासी तौर पे उन्होंने आज तक इधर कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही हल्के के अंदर। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा क्योंकि PP-22 है। PP-22 में जो 70% है ये चकवाल फॉल करता है, 30% तलगंग का एरिया फॉल करता है। तो मेरे ख्याल में तो ये एक साजिश थी कि एक कमज़ोर कैंडिडेट को टिकट दिया जाए ताकि उनके मुकाबले में कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट कर सकें और वो विन करें। सर हमने फिर इसके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। और एक तो ये मकसद था, दूसरा मकसद ये था कि हमारे जो हल्के की आवाम है इसमें अब 2-3 नए मसले सर उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। एक तो यहाँ पे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का राज बनना शुरू हो गया। जैसे पहले चक्री के आसपास हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, आपको पता है कि कितनी कत्लो गारत हुई है, कितना मसाइल। एक पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते मेरे पास दो ही रास्ते थे। एक ये था कि इन सारे मसाइल को देखते हुए इस्लामाबाद में एक अपना जगह बना लूँ और अपनी ज़िंदगी आसाइश में सुकून से गुजार लूँ। दूसरा रास्ता ये था कि अपने मट्टी से मोहब्बत करते हुए जो मट्टी का कर्ज होता है वो हम अदा करें। तो सर हमारा मेन तो मकसद सिर्फ ये है कि अरसा 40 साल कहा जाता है, मैं समझूंगा कि 1947 से लेके आज तक हमारी आवाम की आवाज़ ना उठ सकी और ना ही इस आवाम की आवाज़ को आवाम के नुमाइंदे ऐवानों तक पहुंचा सके। तो हमारा सर सिर्फ एक मकसद है कि एक नई सोच को हम यहाँ पे प्रमोट करें। और ये सिलसिला मैं सिर्फ PP-22 पे रोकूंगा नहीं, ज़िला चकवाल में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो जमहूरियत की असल डेफिनेशन है उस पर इम्प्लीमेंट हो कि आवाम की हुकूमत आवाम की बनाई हुई आवाम के लिए। तो हमारी कोशिश होगी कि आवाम की हुकूमत हो, आवाम की ही बनाई हुई हो और वो आवाम के लिए कुछ करे। जैसे कि सर आपने कहा कि यहाँ पे जो 70% है वो चकवाल है, 30% तेलंगाना है, लेकिन यहाँ पे सर एक रेशो और है कि इस 70% में आपका चकवाल या तेलंगाना से PP-22 के अंदर जो ज़्यादा आबादी है वो दही आबादी है
और दही आबादी के मसाइल ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं इलाकों के कि जिनमें रोड्स के मसाइल हैं, यहाँ पे हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं। तो इस हवाले से क्या राय है मतलब सर आपके पास में? सर, क्योंकि मैं टाट के स्कूल से पढ़ा हूँ, तो आवाम का वो नुमाइंदा नहीं हूँ जो मुसल्लत हो। सर, हमारा पहला जो मैंने अपनी तकरीर भी की थी और जहाँ से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, तो सबसे पहला जो मैंने बुनियाद बनाई थी, सब लोगों को ये बताया भी था कि हमारा पहला मिशन ही तालीम है, क्योंकि तालीम याफ्ता नौजवान मुआवजे करते हैं और तालीम ही हमें आगे लेके जा सकती है। और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ, और ये तालीम ही थी जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि इन सरदारों को, जागीरदारों को, वडेरों को, बिजनेसमैनों को हम मैदान के अंदर खड़े होकर ललकार रहे हैं। अच्छा सर, इस इलाके में कुछ टाइम पहले तक ये अनाउंसमेंट थी कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन, या जैसे आप अभी कह रहे हैं कि सोसाइटीज़ का एक तूफ़ान आने वाला है और कुछ प्राइवेट फार्म हाउसेस भी बन रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक कोई अच्छा सिंबल नहीं दिया है। तो इस हवाले से आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि इन सोसाइटीज़ को, या जो हमारी जो ऐसी ज़मीन है, जो हमारी ज़रूरी ज़मीन है जहाँ से हम फसलें हासिल करते हैं, ताकि उनकी तबाही को रोका जा सके? सर देखें, जब भी कभी आपने तरक्की करनी है तो इंडस्ट्रियल जोन हमेशा इलाके की तरक्की का ही बायस बना है। इंडस्ट्रियल जोन बहुत अच्छा है, बट जैसे कलर कहार में सीमेंट फैक्ट्री बनी, पर उसका कलर कहार की आवाम को आज तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सका और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो जी, इसके ऊपर हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि सबसे पहले इन्वायरमेंटल रेमेडीज़ ली जाएं ताकि माहौल को तबाह होने से बचाया जा सके, और दूसरा मेक श्योर किया जाए कि जो एरिया के लोग हैं उन्हें हम मैदान के अंदर खड़े होकर ललकार रहे हैं। अच्छा सर, इस इलाके में कुछ टाइम पहले तक ये अनाउंसमेंट थी कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन, या जैसे आप अभी कह रहे हैं कि सोसाइटीज़ का एक तूफ़ान आने वाला है और कुछ प्राइवेट फार्म हाउसेस भी बन रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक कोई अच्छा सिंबल नहीं दिया है। तो इस हवाले से आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि इन सोसाइटीज़ को, या जो हमारी जो ऐसी ज़मीन है, जो हमारी ज़रूरी ज़मीन है जहाँ से हम फसलें हासिल करते हैं, ताकि उनकी तबाही को रोका जा सके? सर देखें, जब भी कभी आपने तरक्की करनी है तो इंडस्ट्रियल जोन हमेशा इलाके की तरक्की का ही बायस बना है। इंडस्ट्रियल जोन बहुत अच्छा है, बट जैसे कलर कहार में सीमेंट फैक्ट्री बनी, पर उसका कलर कहार की आवाम को आज तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सका और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो जी, इसके ऊपर हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि सबसे पहले इन्वायरमेंटल रेमेडीज़ ली जाएं ताकि माहौल को तबाह होने से बचाया जा सके, और दूसरा मेक श्योर किया जाए कि जो एरिया के लोग हैं उन्हें उस इंडस्ट्री के अंदर रोज़गार के मौके भी बराबरी की बुनियाद पे दिए जाएं। एक हमारा सर ये है स्टांस। सेकंड सर, जो आपका हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात आप कर रहे हैं, और जो ये यहाँ पे सारे जो फार्म हाउसेस बन रहे हैं, तो सर इसमें ये जो लोग हैं इन्होंने कभी ज़मीनें नहीं बेची थी। ज़मीन इस गांव के, इस एरिया के लोगों का एक वो प्राउड फील करते थे कि हम ज़मींदार हैं। सर, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि कोई अगर ज़मीन बेचता है अपनी मर्ज़ी से तो उसे फेयर प्राइस मिले। इसके ऊपर आपको पता है कि पिछली हुकूमतों में लोगों को ज़मीनें बेचने के ऊपर भी मसाइल का सामना था। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है तो वो प्री रिक्विजिट्स, जो सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने लेआउट प्लान देना है, लीगल तरीके से ज़मीन का NOCs जहाँ जहाँ लेने हैं वो लें, अपने नाम ज़मीन ट्रांसफ़र करवाएं। हम सिर्फ जिस चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं वो हैं गैर कानूनी कब्ज़ाजात। जी। मेरा ताल्लुक़ नीला गांव से है, वहाँ पे भी एक हाउसिंग सोसाइटी का क़याम आया है। तो बिलीव मी, मैं सियासत में आते ही ना मेरे पास लोग आके रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जी हमारी 4 कनाल ज़मीन थी और रास्ते बंद करके उन्होंने उसके ऊपर बुलडोज़र फेर के अपने साथ शामिल कर लिया और कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पहला जो सुनवाई का पाकिस्तान में जगह होती है वो होता है लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको मेरे से बेहतर पता होगा, वो कहते हैं जी ये ऊपर के मसले हैं। वो फिर लोग MNA MPA के पास जाते हैं, समझते हैं कि ये हमारी आवाज़ ऐवानों में उठाएंगे। तो मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि क्या आज तक
आप भी सहाफ़त से मुंसलिक हैं, किसी अवामी नुमाइंदे ने, खा वो जीता हुआ है या हारा हुआ है, क्योंकि जो हार जाता है वो भी अवामी नुमाइंदा ही होता है, इस मसले के ऊपर आवाज़ उठाई हो जो लोगों से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जी अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो हमें मैदान अमल में आना पड़ा है और इस माफिया को हम ललकार रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इस जन्नत को बिल्कुल भी जहन्नम नहीं बनने देंगे, क्योंकि मुझे अपनी मट्टी से प्यार है और मैं इसी गांव में, इसी एरिया में रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि चकवाल अपनी आबोताब के साथ उसी तरह लहलहाते खेतों के साथ आबाद रहे जैसे है। जी, ये थे हमारे साथ मियाँ उस्मान खालिद साहब हल्का पीपी 22 से, जिनके फैमिली बैकग्राउंड के स्ट्रॉन्ग होने का मैंने पहले भी आपको बताया है। उसके लिए सिर्फ मैं आपको एग्जांपल इतनी दे देता हूँ कि जनरल इशफाक नदीम मरहूम इनके कज़न थे, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट चकवाल में नील इंटरचेंज